आयोजन किया गया है। ग्रामीण वाले का सम्मान करते हुए भारत माता की। भाई आवाज में कमी रहेगी थोड़ी, आवाज में ना कमी रहने दो। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की थोड़ी सी रहेगी। शहीद परिवार रहे हैं या जिन बेटों ने हमारे लिए देश की रक्षा करने का काम किया है, ऐसे हर एक व्यक्ति के साथ आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा उसके साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करता है। साथियों, मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है कि आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने का काम करें, मुट्ठी बंद करने का काम करें, क्योंकि इस पंजे ने तो कई साल इस देश को लूटने का काम किया है। तो मुट्ठी बंद करने का काम करें और मेरे साथ जोरदार तरीके से सब नारा लगाने का काम करें। हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम, हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम, हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम। भाई तो मेरी आवाज फाटी से धाम करना सो फिर भी तो भाई आवाज देखा किसकी फाटी, कंपटीशन हो जाए भाई, जितना ये गायकार भाई करे से। हरियाणा बोलेगा, हरियाणा बोलेगा, हरियाणा बोलेगा। हम जीत गए भाई। इनका परिवार आजादी के उससे राजनीतिक जीवन में लगा हुआ है, जिनकी कम से कम 4 पीढ़ियां हम देखते और सुनते आ रहे हैं। सुखविंदर मांडी जी के दादाजी 1952 में एमएलए बने थे, तो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की जो सरकार थी उसके अंदर मंत्री रहे थे। उसके बाद ये लगातार इनका परिवार उससे पहले भी राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहा है। इनके चाचा जी नरेंद्र सिंह जी भी एमएलए रहे हैं और हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र का एमएलए विधायक बनने का गौरव भी हमारे प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर मांडी जी को है, जो 2014 में चौधरी बंसीलाल जी के सुपुत्र रणबीर सिंह महेंद्रा जी को हराकर सबसे कम उम्र में चंडीगढ़ में पहुंचने का हरियाणा का गौरव प्राप्त है। उनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में थोड़े समय की मजाक को देखते हुए इसलिए बस स्वागत का ही के रूप में मैं ज्यादा यही कहना चाहूंगा कि बागर की धरती पर जो हमारे प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष जी आए हैं, लोहान साहब और उनके साथ आए मोर्चा के गणमान्य व्यक्ति और दिलबाग सिंह और उसकी टीम और मेरे सभी प्यारे गांव निवासियों ने जो आज एकता का सबूत दिया है और बाहर के लोगों का आदर करने का जो शौक इनमें शुरू से ही है, मैं इन सब का बहुत बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के और तो और बिना किसी राजनीतिक मतभेद के आज अगर इकट्ठा हुआ है। और इसी के उपलक्ष्य में मैं मेरे आंखों के सामने भी आप लोगों की जो भारी आबादी यहाँ उपस्थिति आप लोगों की देख रहा हूँ। निश्चित तौर पर आज हम सब जिन लोगों ने हमारे इस राष्ट्र के लिए अपने छोटी छोटी आयु में भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इस देश की आजादी का सपना जिन्होंने देखने का लिया था, इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम जिन्होंने किया, और ऐसे हर एक महापुरुष का आइए हम सब मिलकर इस आजादी के 75वें वर्ष में, जिसे पूरा देश पूरा राष्ट्र अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहा है,
ऐसे प्रत्येक महापुरुष को, ऐसे प्रत्येक अमर बलिदानी को, जिनका नाम आजादी के बाद से जो देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, उन्होंने ऐसे महान बलिदानियों के नाम को इतिहास के पन्नों में दफन करने का काम किया। ऐसे हर उस बलिदानी महापुरुष को याद करने का काम आइए हम सब मिलकर इस अमृत महोत्सव के रूप में करते हैं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप एक अंदाजा लगा के देखिए, बहुत सारे युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें उस आजाद की कहानियां, उस आजाद के बारे में रोचक बातें जितनी भी हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, उनकी जानकारियां भी होगी। परंतु बहुत सारे ऐसे युवा साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो 24 साल से कम की आयु के हैं। आप अपने जहन में एक बार विचार करके देखिए, उन पलों को स्मरण अपने जहन में उतारने का, अपने मन में उतारने का काम आप लोग करिए। एक 13-14 साल का बच्चा अपने घर से निकलता है, काशी जाता है, काशी जाके वहां शिक्षा ग्रहण करने का काम करता है, और इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना इस देश में घटित होती है। 1919 की जलियांवाला बाग की घटना। कोई कहता है 100 लोग मारे गए, कोई 200 बताता है, कोई आंकड़ा 300 का देता है, परंतु इतिहासकार ये कहते हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को अंग्रेज सरकार ने गोलियों से भूनने का काम किया था। इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड के बाद गांधी जी मां भारती के जयकारों के साथ मेरा स्वागत करते हुए मुझे यहाँ तक लेके आए, और यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान की पगड़ी मास्टर अभय सिंह जी ने मुझे पहनाने का जो काम किया, मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो मान सम्मान की पगड़ी मेरे सर पे रखी गई है, ये सिर्फ मेरे सिर के ऊपर नहीं रखी गई, ये हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता के सिर पे आपने रखने का काम किया है। और निश्चित तौर पे इस पगड़ी का सही में मान सम्मान हम तब रख पाएंगे जब किसान मोर्चा का हमारा कार्यकर्ता दिलबाग जी, संदीप जी, आप सुन रहे हैं कि किसान मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जब हमारे इस क्षेत्र के अंदर, हमारे गांव गुहांड के अंदर और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई योजना हो या प्रदेश सरकार की कोई योजना हो, एक एक योजना का लाभ दिलवाने के लिए अपने आप को जब कंधे से कंधा मिलाकर किसान परिवार के साथ खड़ा करेगा, निश्चित तौर पर उस दिन सही मायने में इस पगड़ी का हम सम्मान कर पाएंगे। मेरे लिए आज एक बार और ऐतिहासिक दिन भी है। ये आपका सांडिल गांव, इस सांडिल गांव के अंदर 25 साल पहले 1997 के अंदर मेरे चाचा उस वक्त विधायक होते थे नरपेंद्र सिंह जी, और वो युवा के प्रधान होते थे हरियाणा विकास पार्टी के। इस नाते से 1997 के अंदर वो आपके सांडिल गांव के चौक में आए थे, और 25 साल बाद उनकी अगली पीढ़ी आपके चौक में आई है, और आप लोगों ने इस ऐतिहासिक जगह पहुंचने पर मेरा जो मान सम्मान स्वागत किया है, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। और एक बार पुनः भाई दिलबाग जी का और सभी साथियों का, अगर किसी साथी का मैं, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, किल्लत है, अभी बहुत जगह और जाना है मुझे, अगर किसी भी साथी का कोई नाम रह गया हो तो मैं मेरी तरफ से माफी चाहता हूं। परंतु एक बार पुनः जिस भरोसे के साथ आप यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोगों की उपस्थिति ही प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष, पूर्व में विधायक रहे, जैसे भाई संदीप लोहान जी ने बताया, सबसे छोटी उम्र में हरियाणा की विधानसभा में पहुंचने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे बीच में भाई संदीप लोहान जी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, सुरेश जागलान जी, जिला महामंत्री, सरपंच प्रतिनिधि गांव के श्री गुरनाम जी, दादा स्वरूपा जी गांव सामदो से, सलूक राम जी, मास्टर आबे राम जी, शहीद अटल सिंह के पिता, हमारे गांव में एक छोटी सी उम्र में शहीद अटल सिंह जी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए तो उनके पिताजी रोशनलाल जी मांडी,
राजेश जी पूर्व सरपंच हमारे गांव के, रामनिवास सफरखेड़ी, सोमवीर पांचाल सुरपुरा दालावाला से आए और बाकी हल्के से आए, मातृशक्ति बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम बलिदान दिवस हमारे गांव की इस धरती पर मनाने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, वो उचाना विधानसभा की तरफ से आज हमें ये मौका मिला है और हमारे को इस बात का गर्व है कि ये मौका आप लोगों को, हमारी विधानसभा की तरफ से हम लोगों को, अपने गांव को मिला और मैं आपके दिए इस प्यार से, स्नेह से, जितना भी ये आपने मेरे को आज तक देते आए हैं, मैं इसका आपका कर्ज हो और ये आपका मान सम्मान आने वाला जो टाइम होगा, आपकी दया से, आपकी दृष्टि से मैं उसको आपको कई गुना करके आपको दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, किसी बात में भी अपने हल्के का, गांव वार्ड का कहीं भी मान सम्मान को नीचे नहीं रहने देंगे और वो टाइम आपकी कृपया बनी रहेगी, दादा खेड़े की कृपया बनी रहेगी, वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। आपका ये प्यार सदा बना रहेगा, तो आने वाला टाइम वो आपका ही होगा। और मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि आपको भी बहुत टाइम से इंतजार है, जिस हमारे बीच में आज के हमारे मुखिया अतिथि का इंतजार हमें था, अब आपके बीच में वो आपको संबोधन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी माँ को स्वीकार होनी ही थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये तकलीफें मेरे लिए इससे ज्यादा नहीं है कि मेरे बेटे ने इस देश के लिए बलिदान देने का काम किया है। उस खुशी को देखते हुए तकलीफ मैं हमेशा हमेशा झेल सकती हूँ। इस प्रकार की भावना के साथ चंद्रशेखर आजाद की मां ने सदाशिव जी से चर्चा की, परंतु सदाशिव जी भी अड़ियल थे, पक्के इरादे के थे, तो उन्होंने बहुत मान मनोबल किया और उन्हें अपने घर झांसी लेकर गए, जहां 1951 के अंदर उनकी माता जगरानी देवी जी का देहांत हुआ और पूरे मान सम्मान के साथ एक बेटे के हिसाब से उन्होंने अंतिम क्रिया को अंजाम देने का काम किया। साथियों, जिस प्रकार का चंद्रशेखर आजाद का मात्र 24 साल की उम्र में जिस प्रकार का जीवन चक्र था, जिस प्रकार की बहादुरी के साथ उन्होंने इस देश की आजादी की नींव को मजबूत करने का काम किया था, ऐसे महापुरुषों के परिवारों की भी अनदेखी करने का काम तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया। साथियों, आज ये हालात है इस देश के अंदर कि कहीं भी अगर कोई तिरंगा लेके खड़ा है और सामने से अगर दो लोग आ रहे हैं, एक अगर दूसरे से पूछता है कि भाइयों तिरंगा ले रहे हो आर्मी कुंड से, तो साथ वाला व्यक्ति एक ही बात कहता है, बोले भाइयों तिरंगा ले रहा, इसका नाम नहीं जानता, इसका काम नहीं जानता, परंतु तिरंगा अगर इसके हाथ में है तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। आज अगर कहीं वंदे मातरम का गायन है, कहीं जनगण मन अगर कोई गीत गाया जाता है, अगर कोई भारत माँ के जयकारे लगाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा राष्ट्रवादी कार्यकर्ता ही लगाने का काम करता है। और साथियों, इसी के तालना पे आज ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे अनेकों लोग, जिन लोगों को आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने मातर अपने राजीव गांधी थी, पास के जंगल में जाती थी और जंगल में जाके कुछ लकड़ियां काट के लेके आती थी और लकड़ियां काट के लाकर अपने जो भामरा कस्बा था उस कस्बे में बेचने का काम करती थी। और जितने भी पैसे उससे मिलते, उस पैसे से कभी बाजरा, कभी जवार खरीद के और उनका घोल बना के पीती थी। अब घोल क्यों बना के पीती थी? हालात ये थी कि उसके पास उस घोल को पकाने के लिए जो सामग्री चाहिए, उसको खरीदने के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं थे। इतनी
बुरी स्थिति में वो चंद्रशेखर आजाद की माँ उस वक्त थी। ये 1949 में जब चंद्रशेखर आजाद जी के अजीज मित्र सदाशिव जी को ये पता लगा कि चंद्रशेखर की माँ आज इतनी दयनीय स्थिति में है, इतनी विकट परिस्थितियों में है, तो वो उनके घर गए और जाकर उनको कहा कि ये माँ, चंद्रशेखर मेरा भाई जैसा काम हम लोग और ऐसे हर एक महापुरुष को सम्मान देने का काम इस आजादी के 75वें साल में हम लोग अपने यहाँ से प्रण लेके जाए कि आने वाले समय में एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा साथी, गांव का एक एक व्यक्ति ऐसे महापुरुषों को समाज के अंदर जो स्थान उनको मिलना चाहिए था वो दिलाने का काम करेगा। साथियों, मेरे को लगभग 10 महीने पहले ये किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी थी और जब ये जिम्मेवारी मेरे को दी गई तो उस जिम्मेवारी को देने के बाद जब मैं हमारे अध्यक्ष से मिलने गया तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझे कहा, बोले भाई तू देखिए यार जवान सोरस है और ये किसान मोर्चा का काम पड़ा पेटा सा काम से, तू देखिए कदे जवानी में लपेटा मार जाए इसमें। तो मैंने उन देख के बात कही, मैं अध्यक्ष जी आपने यह जिम्मेवारी मेरे दी है, जो भरोसा आपने मेरे ऊपर जताया है, तो निश्चित आप रहिए कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में किसान मोर्चे का खखाट सा उठता दिखेगा आपने। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गरिमामय दिन है, एक गौरवपूर्ण दिन मेरे लिए है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां हमारे मोर्चे की छोटी छोटी बैठकें होती थी, आज ये भाई दिलबाग जी, भाई संदीप जी जैसे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आज ये छोटे कमरों में बैठ के नहीं, आज बड़े से बड़े पंडाल लगाने इसके लिए करते हैं। साथियों, आज यहाँ पहुंचने आजाद मात्र 13-14 साल का वो नौजवान वो इस आंदोलन में कूदने का काम करता है। साथियों बुजुर्गों, इस आंदोलन में कूदने के कारण अंग्रेजों की पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है और जब उन सब लोगों को जज के सामने पेश किया जाता है तो उसके साथियों की आयु ज्यादा होने के कारण उनको कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की जाती है, परंतु चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। साथियों, आपने ये चित्र चंद्रशेखर आजाद का देखा होगा, वो बाहर से भी फौलाद थे और आंतरिक रूप से भी फौलाद थे। जब जब उनके शरीर पे एक एक कोड़ा मारा गया, उनके मुख से एक ही नारा बुलंदी के साथ निकला कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी सीमित आयु के अंदर ही एक इस प्रकार का नाम कमाने का प्रयास किया कि उनके इरादे इस प्रकार के थे कि ये अंग्रेज हमारे देश के लोगों की आवाज को सुनने का काम नहीं करेंगे, हमने इन्हें सुनाने के लिए धमाके करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के क्रांतिकारी विचारक, इस प्रकार के अमर बलिदानी को आज हम सब किसान मोर्चा के सब साथी, गांव गुहान के हम सब साथी इकट्ठा हुए हैं। उनको राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ इन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाने का काम किया और जब आपको पता है कोई संस्था का गठन किया जाता है, कोई संस्था बनाने का काम किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पैसे की होती है, धन की होती है। तो वो धन एकत्रित करने के लिए इन लोगों ने इरादा बनाया कि जो हमारे यहाँ सहारनपुर से लखनऊ को जो रेल जाती है, जिसमें हमारे देश के खून पसीने की कमाई, जिसे अंग्रेज लूटने का काम करते हैं, हम उस रेल को काकोरी के अंदर लूटने का काम करेंगे और हमारे अपने पैसे को इस संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए लगाने का काम करेंगे। साथियों, बहुत बड़ी घटना थी ये। उस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी इन लोगों ने योजना बनाने का काम किया। 20 पुलिस अफसर, सैकड़ों की उसकी सेना उस रेल के अंदर मौजूद, परंतु इनके इरादे सिर्फ भारत माता के जयकारे के साथ इस माँ भारती को आजादी दिलवाने के थे। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस रेल को रोककर और उसकी तिजोरी में से उस वक्त 8,000 रुपया निकालने का काम किया। इस घटना के बाद पूरे अंग्रेज महकमे में खलबली मच गई और इन सब लोगों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए। अकेले चंद्रशेखर आजाद के लिए साथियों बुजुर्गों 700 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करने का काम अंग्रेज सरकार ने किया। इसी के मुद्दा पकड़वाने के लिए इनाम रखा गया।
परंतु चंद्रशेखर जिसके नाम के आगे आज कोई गोद सोरान लगाता है, कोई दहिया लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, जिस नाम के आगे आजाद लग गया उसको कौन पकड़ने वाला है साथियों। ऐसे साथियों, ऐसे चंद्रशेखर आजाद, उनके किसी के हत्थे नहीं चढ़े, परंतु उनके 4 साथी पुलिस कर्मियों के हत्थे चढ़ गए और उनकी फांसी की सजा मुकर्रर की गई। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, इन सब साथियों की फांसी मुकर्रर जब की गई और इनकी फांसी में जब 3 दिन बचे थे तो राम प्रसाद बिस्मिल से मिले उनकी बूढ़ी मां शाहजहांपुर से चल के लखनऊ तक गई और साथियों जब मां को देखा तो राम प्रसाद बिस्मिल की आंखें भर आई। उनकी मां ने कहा कि अरे राम प्रसाद, मैं तो ये कह के आई हूं बाहर सबको कि मेरा बेटा राम प्रसाद बहुत बहादुर है, मेरा बेटा इस देश का बेटा है, देश के लिए जिया है और हंसते हंसते सूली चढ़ जाएगा, परंतु आंखों में पानी नहीं लाएगा। पर तेरी आंखों में तो यहाँ पानी है, क्या तू फांसी से डर गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, ए माँ, मुझे फांसी का कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है, मैं कल मरूं आज मरूं, मुझे इस बात का भी कतई डर नहीं है, परंतु मेरी आंखों में ये खुशी के आंसू है और ये खुशी इस बात की कि मैं तेरी कोख से पैदा हुआ और मैं परमात्मा से ये दुआ करता हूँ, ये परमात्मा से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म भी मुझे तेरी कोख से पैदा करे, ऐसी माँ मुझे चाहिए। साथियों, इस प्रकार के जाबाज लोग हमारे पूर्वज, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां झेलने का काम किया। शहीद भगत सिंह, जब असेंबली में चंद्रशेखर आजाद और इन लोगों ने योजना बनाई, उस धमाके के दौरान भगत सिंह भाग सकते थे, परंतु वो वहीं खड़े रहे, गिरफ्तार हो गए। जज के सामने उन्हें पेश किया गया और जज ने उनसे जब ये पूछा, अरे छोटे बच्चे, अबे वो भगत सिंह, तू तो वहां से भाग सकता था, तू भाग के क्यों नहीं गया? तुझे ये पता होना चाहिए था कि तेरी गिरफ्तारी अगर होगी तो उसके बाद तुझे फांसी भी दी जाएगी। मुझे पता था, मैं भाग भी सकता था, परंतु भाग जाता तो मैं कायर कहलाता। आज आप एक भगत सिंह को फांसी दोगे, आने वाले समय में इस भारत के अंदर लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। इस प्रकार के महान विचार के साथ ऐसे हमारे स्वतंत्रता के मतवाले जो थे, साथियों, आप अंदाजा लगा के देखिए किस प्रकार की परिस्थितियां होगी। आज आपके पास घर है, मकान है, आपके पास रहने को, खाने को, पीने को हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज मैं अगर बारडा से चल के यहाँ तक आपके बीच में आया हूँ तो गाड़ी के अंदर आया हूँ। पहले के पैदल चलना, कोई रेल की ज्यादा व्यवस्था नहीं, कोई साधनों की व्यवस्था नहीं, कोई आर्थिक तौर पे संपत्ति नहीं, उसके बावजूद ऐसे ऐसे आजादी के मतवाले हम सबको, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को आजादी दिलवाने का सपना संजोए हुए इस देश के अंदर उन लोगों ने कुर्बानियां देने का काम किया। साथियों, बड़ा अचंभा होता है, बड़ा दुख होता है इस बात को जानकर कि आजादी हमारे देश में मिली 1947 में और 1947 के दौरान, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को बलिदान दिया गया था 1931 में, उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनके भाई थे सुखदेव, उनका देहांत हो गया, घर में कौन बचा? अकेली उनकी बूढ़ी विधवा मां। और देश आजाद हुआ 1947 में। अब आप ये पीड़ा महसूस कीजिए कि जिसके बेटे ने 24 साल की आयु में इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया हो, क्या कांग्रेस सरकार का उस वक्त फर्ज नहीं बनता था कि उस परिवार के साथ अपने आप को खड़ा करे? परंतु इसके उलट कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लगाने का उस वक्त काम किया और ये ठप्पे लगाने के कारण जब देश आजाद हुआ उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसके आस पड़ोस में इस प्रकार का माहौल उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने बनाने का काम किया कि उस बूढ़ी औरत की सहायता करने के लिए आगे नहीं आया।
की सबने प्यार और स्नेह पहले भी देते आए हैं और आज भी आपने दिया है, और मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार आगे भी आप यही प्यार स्नेह, ये आशीर्वाद ये देते रहेंगे। जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदय के साथ पहुंचे हैं, उनका सिंदील गांव में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और भाई जितनी पद से आवाज पहुंच रही है, जो भाई खड़े हैं उनसे प्रार्थना है सभी आगे आ जाएं। एक बात आपके बीच में, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है कि ये हरियाणा प्रदेश है, किसा किसा हरियाणा है, किसे किसे लोग हैं, किसे हमारे बुढ़े, किसी हमारी मातृशक्ति है। हरियाणवी संस्कृति को दर्शाया कैसे, एक भजन के गीत के माध्यम से क्या दर्शाया। ये रे म्हारा हरियाणा यो से देसी पीना खाना हो से, अरे म्हारा हरियाणा यो से देसी पीना खाना हो से, हरियाणा हो से ऊपर खंडका सदा सबाना हो से। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर पूरे हरियाणा प्रदेश में किसान मोर्चा के आह्वान पर और इसी निमित्त आपके उचाना विधानसभा के इस शांडिल गांव में आप सब साथी, आदरणीय बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई है। ये वास्तविक तौर पर एक ऐतिहासिक दिन है कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारे इस राष्ट्र के लिए मात्र 24 साल 7 महीने और 4 दिन की अल्प आयु के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। ऐसे महान बलिदानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के ऊपर आज यहाँ आप सब इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच के ऊपर उपस्थित और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। मेरे साथ प्रदेश की टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व भी इनके पास है। ऐसे बड़े भाई दिलबाग मालिक जी मेरे साथ जींद से आए हमारे जिले के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिन्होंने यहाँ अपना संबोधन स्वागत के माध्यम से दिया, ऐसे भाई संदीप लोहान जी हमारे बीच में उपस्थित जिले के महामंत्री श्री सुरेश जागलान जी, आपके अजीज और सरपंच साहिबान गुरनाम जी, हमारे साथ आए यहाँ उपस्थित मंच पर सलोक राम जी, कृष्ण जी, रोशनलाल जी, पूर्व सरपंच राजेश जी, रामनिवास जी, सफा खेड़ी जी, सोमगिर जी और साथियों, आपके ही इस गांव के अपने बेटे अमर शहीद अटल सिंह जी के पिता अभय राम जी, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ साथ आपके अपने बेटे
अटल सिंह जी को भी नमन करें, याद करें, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथियों, बुजुर्गों, आज हरियाणा प्रदेश में जो 90 विधानसभा है, उन 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर चंद्रशेखर आजाद जी के इस बलिदान दिवस को मनाने के लिए हरियाणा प्रदेश के 6,500 गांव के व्यक्ति और जो हमारे शहर लगते हैं, उनके प्रत्येक वार्ड के बाजरे की पत्ती रोटी साग बन्या खास हो, बाजरे की पत्ती रोटी साग बन्या खास हो, एक कुंडी मरगड़ी चटनी एक लस्सी का गिलास हो, कुंडी मरगड़ी चटनी। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ, सामने आ जाओ। यहाँ बैठ के देखो, साफ सुथरा बिल्कुल है। बैठ के पोथी मारे आराम से देखो, जिसको जहाँ भी जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाओ। ध्यान से सुनियो, हमारा हरियाणा जो से देसी पीना खाना, उससे धोती के ऊपर खिंड का सादा सा बाड़ा, उससे हरियाणा की संस्कृति